नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने परिवार एवं मित्र, जंतु एवं पौधे तथा भोजन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जल, वाटर का, जो कि पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि इससे सीटेट या स्टेट या किसी भी पात्रता परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल जो है, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल न सिर्फ मानव के लिए बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि यह जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विकास के लिए भी एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है, जो जीवन में विविधता को निर्धारित करता है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वाटर से संबंधित, पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर जो है जल आच्छादित है, जल पाया जाता है, जिसमें 1.6% भूमिगत जल है और 0.001% जो है जलवाष्प एवं बादल के रूप में है। तो कितना परसेंट जल जो है भूभाग पर है? तो 71% याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और 1.6% भूमिगत जल है, 0.001% जो है जलवाष्प और बादल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर जो जल पाया जाता है, उसमें अधिकतर जल समुद्र, महासागरों में है और यह खारा होने के कारण अनुपयोगी है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो भूमिगत जल नदी, झीलों, तालाबों में भी शुद्ध जल होता है। जल के स्रोत व विवरण, जल का जो विवरण है, जल मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में मिलता है। आसमान में जलवाष्प, बादल, समुद्र में समुद्री जल, कभी कभी हिमशैल, पहाड़ों में हिम नद और नदियों तथा तरल रूप में भूमि पर झील के रूप में पाया जाता है। धरातल पर पाए जाने वाले अधिकांश जल जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पे जल के वितरण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। महासागरों के रूप में लवणीय जल पाया जाता है, जो कि अनुपयोगी होता है। 97% जल महासागरों में पाया जाता है, जो कि लवणीय जल होता है और हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। बर्फ़ के रूप में जो जल पाया जाता है और लवणीय जल, ये भी अनुपयोगी ही होता है, 2% होता है। बर्फ़ के रूप में जो जल होता है, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, परंतु ये अलवणीय जल होता है। कितना परसेंट? 2%। भूमिगत जल जो है नदियों, झीलों के रूप में अलवणीय एवं उपयोगी होता है। भूमिगत जल जो पाया जाता है ये तो उपयोगी होता है, हम चापाकल के द्वारा निकालते हैं। तो ये हो गया 1%। कितना? 1% याद रखना है। भाप व आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो याद रखना है, जल की आर्द्रता को या भाप की आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। जल के गुण, जल के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि जल जो है, शुद्ध जल की बात कर रही हूँ। शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। क्या होता है? शुद्ध जल स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और पारदर्शी होता है। जल जो है एक अच्छा विलायक होता है, किसी भी चीज़ को अपने में मिलाने की क्षमता रखता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में। वाष्प बन गया तो गैस के रूप में हो गया, द्रव पानी के रूप में, और ठोस में, बर्फ में ठोस रूप में जाना जाता है पानी को। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? H2O। जल
0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर फैलने के साथ सिकुड़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेश में झील की सतह पर बर्फ जम जाने के बाद भी नीचे का जल नहीं जमता और जलीय प्राणी आसानी से जीवित रहते हैं। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जल को तो क्या होता है? फैलने के साथ सिकुड़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसलिए जलीय प्राणी ठंडे मौसम में जब ऊपर में तालाबों झीलों में बर्फ जम जाता है तो उसके अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। यही कारण है। जिन वस्तुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वे पानी में डूब जाते हैं और जिसका घनत्व जल से कम होता है वह तैरता है। जैसे कि हो गया लोहे का कील, पत्थर, ये सब पानी में डूब जाता है। क्यों डूबता है? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है जल से ज़्यादा होता है। और बर्फ़, नींबू, तेल ये सब तैरता है क्योंकि जल के घनत्व से कम होने के कारण ये जल की सतह पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का घनत्व जो है जल से कम होता है अतः यह जल में तैरता है। जल में अन्य द्रव्यों की घुलनशीलता जल को गर्म करके बढ़ाई जा सकती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण जलीय जीव आसानी से जल में श्वसन क्रिया करते हैं। जल में ऑक्सीजन घुली होती है और वे जीवित भी रहते हैं इसी ऑक्सीजन को सांस लेकर के। तो इसीलिए जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जलीय प्राणी सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो। कुछ नोट्स हैं जैसे कि समुद्री जल से नमक का उत्पादन किया जाता है। ये नमक उत्पादन का अच्छा स्रोत माना जाता है। सभी महासागरों का जल लवणीय होता है जिसमें मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा मृत सागर की लवणता होती है 300 ग्राम प्रति लीटर। याद रखना है लगभग कितना? प्रति लीटर 300 ग्राम होता है मृत सागर का। अब हम जल के महत्व एवं उसकी उपयोगिता की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग यानी 2/3 भाग जो है जल से बना होता है। यह जल जो है शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायता करता है। मनुष्य के रक्त में लगभग 80% जल जो है होता है, मतलब 80% जल रक्त में मौजूद होता है। मनुष्य अपने सभी कार्यों में इसका यूज करता है, जल का यूज करता है मनुष्य अपने सभी कार्य में। जैसे कि हो गया सफाई करने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में इत्यादि में जल का यूज होता है। पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए यह जो है लाभदायक होता है। जल सभी के लिए कहा भी जाता है जल ही जीवन है, सभी के लिए उपयोगी होता है। जैसे कृषि कार्य में भी जल का यूज किया जाता है, विनिर्माण का कार्य होता है, औद्योगिक कार्य होता है या फिर विद्युत उत्पादन हो, इन सब में जल जो है अहम भूमिका निभाता है। तो जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जल चक्र क्या होता है? जल जो है हम जानते हैं कि समुद्रों, नदियों, तालाबों, झरनों और बर्फ़ के रूप में तथा कुछ भूमिगत रूप में पाया जाता है, जो कि सूरज की गर्मी के कारण। हम जानते हैं कि वाटर को जब गर्म किया जाता है तो वाष्प बनता है। तो सूरज की जब रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो समुद्र, नदी, तालाब, झरनों या बर्फ़ के रूप में जो जल है, जल वाष्प बन करके वाष्पीकृत हो जाता है और आसमान में जाकर बादल का रूप धारण कर लेता है। कुछ समय के बाद ठंडा होने पर पुनः बारिश के रूप में बारिश की बूंद बनकर पृथ्वी पर आ जाती है और फिर से जो है समुद्रों, नदियों, तालाबों, झरनों और पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में फिर से जो है शामिल हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। कुछ जल भूमि के रूप में अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग बर्फ़ के रूप में जम जाता है। जल चक्र को इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जल जो है जलमंडल से वायुमंडल में जाता है, फिर वायुमंडल से जलमंडल में आता है। तो इसी प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। अब प्रदूषण की बात करते हैं। जल प्रदूषण जो है
जल में अवांछित या हानिकारक पदार्थों के मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इसमें जल प्रदूषण होने से जल की गुणवत्ता घट जाती है। इस प्रकार जो है दूषित जल हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता, हमारे लिए हानिकारक होता है, सभी जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। जल प्रदूषित होने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है, इसीलिए जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जल प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना, ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे कपड़े हम धोते हैं तो सर्फ वाला पानी अगर मिलता है जल में तो जल प्रदूषित होता है। रासायनिक उर्वरक का यूज होता है जिसके कारण जो है जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक कचरा जो है जल में जाकर मिलने से जल को प्रदूषित करता है। मृत जीव जंतु के अवशेष भी जल में अगर मिलता है तो जल प्रदूषित होता है। कभी कभी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से भी जल जो है प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरह से जल जो है प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ नोट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नदी और तालाबों आदि के जो है प्रदूषक स्तर को BOD में मापते हैं। नदी एवं तालाबों के प्रदूषक स्तर को किस में मापते हैं? BOD। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका फुल फॉर्म। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी से मापा जाता है, प्रदूषक स्तर को मापा जाता है, क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल में O2 की मात्रा घट जाती है। तो किससे मापा जाता है? BOD से, याद रखना है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण से संबंधित कुछ रोग हैं, इसको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फैक्चुअल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि दूषित जल से पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, मियाजी बुखार, पीलिया, हैजा होता है। जल में पारे के घुलने से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम अगर घुल जाए तो इटाई रोग होता है। तो याद रखना है जल प्रदूषण से या दूषित जल से कौन कौन बीमारी होता है? पेचिश हो सकता है, डायरिया, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार भी कहा जाता है, पीलिया, हैजा, ये याद रखना है। उसके बाद पारे घुलने से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम घुलने से इटाई रोग होता है। दूषित जल पीने से विकलांगता की स्थिति भी आ जाती है। त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह से दूषित जल से कई सारे बीमारी उत्पन्न होते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बीमारी से बचाव के लिए दूषित जल जो हम पी लेते हैं या फिर इसके बचाव के लिए तो उबालकर पानी पीना चाहिए, या फिर फिटकरी का यूज करके शुद्ध जल बना करके पी सकते हैं। क्लोरीन मिला करके भी शुद्ध किया जाता है, लेकिन ज़्यादा क्लोरीन मिलाते हैं तो ये हानिकारक होता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, बीमारी से मतलब अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं शुद्ध जल पी करके। मलेरिया, जल जनित रोग जैसे मलेरिया हो गया, तो मलेरिया का प्रकोप जो है उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाए, जहाँ की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा जो है अधिक हो। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसके लिए इसे जो है 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था, क्या बताया था कि मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर काटने से होता है। मलेरिया में कंपकपी के साथ तेज़ बुखार एवं पसीना आता है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। किसी व्यक्ति विशेष को मलेरिया है या नहीं, इसकी जांच के लिए खून की जांच के आधार पर की जाती है। इसके लिए इलाज के लिए सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है और इससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। मच्छरों से होने वाला रोग जो है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये मच्छर से होता है। इसके रोकथाम के लिए जहाँ पर पानी एकत्रित है वहाँ पर अगर हम मिट्टी तेल का छिड़काव कर देंगे तो इससे रक्षा हो सकती है। जिससे कि मतलब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के असंभव या अभाव कह सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं हो पाता, मिट्टी तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, सीटेट एग्ज़ाम में, मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाता है। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं बीमारी से। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? जैसे कि जितना भी नदी है, तालाब है, तो उन सब के लिए जल शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। जल शुद्धिकरण अभियान द्वारा गंगा शुद्धिकरण की योजना
संचालित भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसके बाद घनी आबादी के संश्लेषण जैसे कि मल मूत्र आदि के निष्कासियों की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, तालाबों में न मिले, नदियों में न मिले, इससे हम बचाव कर सकते हैं। उसके बाद नदियों में सब प्रवाह और अस्थि विसर्जन जैसी परंपराओं पर वैधानिक तरीके से जो है रोक लगाई जा सकती है, इससे भी बचाव किया जाएगा। व्यर्थ पदार्थ जैसे मल, गोबर आदि से बायोगैस या कृषि उपयोग खाद बना सकते हैं, इससे भी बचाव किया जा सकेगा। पेय या जल स्रोत के मतलब उपरांत जो है नहाने के परिवेश में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। नदी, तालाब, जल स्रोत के परिवेश में स्वच्छता रखना, इस दशा में पशुओं के स्थान मल विसर्जन पर रोक लगाना, ये सब चीज़ करके हम जो है जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। गंदे नालों का जल नदी, तालाब में मिलने के पूर्व रासायनिक विधियों से साफ करना चाहिए, तभी जाके नदी में गिराना चाहिए। जल मानस में जल प्रदूषण रोकने की जागरूकता भी पैदा करना चाहिए और हो भी रहा है। जल प्रदूषण के शुद्धिकरण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जल संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ पढ़ेंगे। जल संरक्षण प्रत्येक मानव को करना चाहिए। जल एक अमूल्य वस्तु है जिसमें जीवन संभव है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। जल का वितरण जो है असमान है, इसका सिर्फ 1% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। जल एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है जिसकी मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में जल का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हमने जल चक्र में पढ़ा कि एकमात्र वर्षा या वर्षण ही इसका प्रमुख स्रोत है, जल का प्रमुख स्रोत है। इसलिए विभिन्न जल स्रोतों को दूषित होने से बचाना चाहिए। प्राचीन समय में ही जो है वर्षा जल को संरक्षित करने की अनेक विधियां भी प्रचलित हुई थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है कुआं, सीढ़ीदार कुआं, झीलों आदि से जल को संरक्षित करके रखते थे, जिसका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता था। वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ। वर्षा जल संग्रहण की बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे कि छत के ऊपर एकत्र किए हुए जल को विभिन्न पाइपों द्वारा जमीन के अंदर बने गड्ढे में जमा करना तथा भविष्य में इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना। सड़कों पर वर्षा के पानी को उसके किनारे बने नालों और गड्ढों द्वारा जमीन के अंदर जाने देना चाहिए, जिससे कि भूमिगत या भौम जल के स्तर में काफ़ी सुधार आता है। जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पुनः उपयोग और पुनः चक्रण विधि को अपनाना बेहद खास होता है। कैंची को इसको याद रखना है, कम उपयोग, पुनः उपयोग, उसके बाद पुनः चक्रण, ये 3 याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नोट्स देख लेते हैं, जैसे कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरुण भारत संघ है, यह एक संस्था है जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में काम करती है। ये संस्था जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से जुड़े थे। कौन? राजेंद्र सिंह। इसको जल पुरुष कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। उसके बाद भीम संघ भी एक संस्था है, भीम संघ, ये बच्चों से संबंधित है। कर्नाटक के हुलगुंडी नामक स्थान पर है ये भीम संस्था। तो भीम संस्था या कर्नाटक के हुलगुंडी, याद रखना है कहाँ पे? हुलगुंडी, ये पूछा जाता है, में कार्यरत है, जो बच्चों के लिए एक विशेष संस्था है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ आया आप लोग को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड